नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल डीसी ज्योग्राफी क्लासेस में। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं हम लोग। और आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं NTA UGC नेट 2004 से लेकर 2020 के बीच जो एग्ज़ाम्स हुए हैं NTA UGC नेट के, उसमें से जो जियोमॉर्फोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, जो भी क्वेश्चंस जियोमॉर्फोलॉजी से पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को हम लोग आज डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्वेश्चंस के लेवल किस प्रकार के हैं और क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो उन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके। आज जियोमॉर्फोलॉजी का सेशन है और इस सेशन में हम लोग आज कुल 50 क्वेश्चंस को करेंगे, 50 प्रश्नों को देखेंगे। चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसके लिए 50-50 क्वेश्चंस को ही हम लोग कवर करेंगे। तो हर टॉपिक का हम कलेक्शन आपके सामने लेकर आएंगे। जैसे आज जियोमॉर्फोलॉजी से संबंधित 50 क्वेश्चंस को लेकर आएंगे। जब जियोमॉर्फोलॉजी में कंप्लीट हो जाएगा, हमारे पास जियोमॉर्फोलॉजी का 260 क्वेश्चंस का कलेक्शन है। देन क्लाइमेटोलॉजी का 240, फिर ओशनोग्राफी 140, इन्वायरमेंट और बायोजोग्राफी का 120, पॉपुलेशन जोग्राफी का 70 और सेटलमेंट जोग्राफी का 126, इकोनॉमिक जोग्राफी का 220। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे रीजनल प्लानिंग का रिलेटेड, उससे रिलेटेड 80 क्वेश्चंस, पॉलिटिकल जोग्राफी से रिलेटेड 80 क्वेश्चंस, सामाजिक यानी सोशल एंड कल्चरल जोग्राफी से 70 क्वेश्चंस, आपका जोग्राफिकल थाट से 300 क्वेश्चंस हैं, इंडियन जोग्राफी से सबसे ज़्यादा 570 क्वेश्चंस हैं। देन आपका रीजनल जोग्राफी से 250 क्वेश्चंस हैं। तो हम लोग 50-50 क्वेश्चंस के सीरीज़ में हम लोग देखेंगे और हर यूनिट से जो प्रश्नों का लेवल है, क्वेश्चंस का जो लेवल है, उनको हम लोग बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे जियोमॉर्फोलॉजी से संबंधित जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं उनके बारे में। तो ये रहा आज का पहला प्रश्न जो कि जियोमॉर्फोलॉजी यानी भूआकृति विज्ञान से संबंधित है। और ये जो जियोमॉर्फोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस है, ये सबसे पहला है इसके कॉन्सेप्ट से। जियोमॉर्फोलॉजी से के जो कॉन्सेप्ट हैं उससे रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो देखते हैं। यह वक्तव्य वर्तमान भूतकाल की कुंजी है, किस विद्वान द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इसमें हमने आंसर्स को टिक नहीं किया है, ठीक है। आंसर हम बताते जाएंगे, आप बस क्वेश्चंस को समझिएगा, क्वेश्चंस के लेवल को समझिएगा। और हमारा आंसर करने से पहले आप खुद को देखिएगा कि क्या आपको ये क्वेश्चंस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं इसका मतलब आप सही डायरेक्शन में हैं, और नहीं आ रहे हैं तो आखिर क्यों नहीं आ रहे हैं, ये खुद से एनालाइज कीजिएगा, आप समझिएगा चीज़ों को, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है वर्तमान भूतकाल की कुंजी है, ये जो स्टेटमेंट है ये किस विद्वान द्वारा प्रतिपादित किया है, यानी कौन सा विद्वान इस स्टेटमेंट को दिए हैं। ऑप्शन ए है आपके सामने WM डेविस, बी है वाल्थर पेंक, सी है जेम्स हटन और डी है वॉन रिchthofen। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका जेम्स हटन, ठीक है। वर्तमान भूत की कुंजी है किसने दिया था, तो जेम्स हटन ने दिया था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भूतकाल की कुंजी वर्तमान है, यह वाक्यांश किस अवधारणा से संबंधित है। अब देखिएगा प्रश्न कैसे कैसे घुमाए जाते हैं, ठीक है। और ये NTA UGC नेट का फेवरेट क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं तो ये खुद में सोचने वाली बात है, ठीक है। तो भूतकाल की कुंजी वर्तमान है, यह किस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। ऑप्शन ये है समस्थिति, बी है पटल विरूपण, सी है पट्टिका विवर्तनिक यानी प्लेट विवर्तनिक और डी है एकरूपतावाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपको पता चल गया होगा, ऑप्शन नंबर डी यानी एकरूपतावाद, ठीक है। जो वर्तमान भूत की कुंजी है ये एकरूपतावाद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह धारणा कि वर्तमान प्रक्रियाएं समस्त भूवैज्ञानिक काल के दौरान क्रियाशील रहती है, किस विद्वान को संकेत करती है। यानी फिर से वही क्वेश्चंस पूछा गया है, जो वर्तमान भूत की कुंजी है इसी से संबंधित। तो ये किस विद्वान के सिद्धांत को इंगित करता है,
तो पहला ऑप्शन है आपके सामने समस्थितिकी, पटल विरूपण, एकरूपतावाद और विपतावाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, एकरूपतावाद। ठीक है, एकरूपतावाद जो कि वर्तमान प्रक्रियाएं समस्त भूवैज्ञानिक काल के दौरान क्रियाशील रहती हैं। एकरूपतावाद को अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे, चूँकि आज क्वेश्चंस को हम लोग देख रहे हैं, क्वेश्चंस के लेवल को देख रहे हैं, तो ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। और 50 क्वेश्चन है, इसलिए ज़्यादा हम लोग लेट नहीं करेंगे, बस क्वेश्चंस को देखते जाएंगे और उसके पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान विगत की कुंजी है। वर्तमान विगत की कुंजी, यह कथन किसका है? अब देखिए क्वेश्चंस को कैसे कैसे घुमा के पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका जेम्स हटन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वही वर्तमान भूत की कुंजी है जेम्स हटन, एकरूपतावाद। ठीक है, यही से संबंधित है। और एक चीज़ और आपको बताना है कि वर्तमान भूत की कुंजी या तो एकरूपतावाद से संबंधित है और जेम्स हटन से भी संबंधित है। तो जो एकरूपतावाद है ये कब दिया गया था, यानी यूनिफॉर्मिटिज्म, ये कब दिया गया था जेम्स हटन द्वारा? तो 1785 ईस्वी में ये दिया गया था। इसको भी आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है ईस्वी सन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूविज्ञान का सर्वाधिक मौलिक सिद्धांत एकरूपतावाद सर्वप्रथम किस किताब में प्रस्तुत किया गया था? अब देखिए, तो प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी फ्रॉम द अर्थ, अनस्टेबल अर्थ और थ्योरी ऑफ द अर्थ। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो ऑप्शन नंबर डी, थ्योरी ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये पुस्तक आपका जेम्स हटन का है। ये पुस्तक किसका है? जेम्स हटन का है, जो 1785 ईस्वी में इस पुस्तक को दिए थे। और इसी पुस्तक में इनका स्टेटमेंट था कि वर्तमान भूत की कुंजी है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, वर्तमान अतीत की कुंजी है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो क्वेश्चंस, एक ही क्वेश्चंस को कितने तरीके से घुमा फिरा कर पूछा जा रहा है। WM डेविस, जेम्स हटन, वॉन रिchthofen, अल्बर्ट पिंक। तो आपको पता है वर्तमान अतीत की कुंजी है, वर्तमान भूत की कुंजी है, कई प्रकार से घुमा फिरा के पूछा जाता है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जेम्स हटन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस इतने बार रिपीट हुए हैं कि मत पूछिए। ये क्वेश्चंस आपका रिपीट हुआ है दिसंबर 2019 में, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है जुलाई 2018 में, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है जनवरी 2017 में, दिसंबर 2014 में, दिसंबर 2013 में, जून 2013 में, दिसंबर 2012 में, जून 2009 में। उसके पहले भी कई सारे 2005 में, 2004 में, 2006 में कई बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो यूनिफॉर्मिटिज्म है, एकरूपतावाद है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस आपको हर बार मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब इतने बार पूछा गया है तो कितना बार एक ही क्वेश्चंस को हम लिख कर लाएं, तो इसलिए यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख दिए हैं ताकि आपको एक ही क्वेश्चंस बार बार समझ में आ जाना चाहिए। और कुछ क्वेश्चंस इसलिए भी लेके आए हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि क्वेश्चंस किस तरीके से एक ही क्वेश्चंस को घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान स्थलाकृति का अधिकांश विस्तार संबंधित है। ठीक है, कैम्ब्रियन पूर्व कल्प से, महाकल्प से, पुराजीवी महाकल्प से, मध्यजीवी महाकल्प से, नवजीवन महाकल्प से, यानी नवजीवी नियोजोइक कल्प से। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, नवजीवी या नवजीवन महाकल्प से जो वर्तमान स्थलाकृति का विस्तार हुआ है। ठीक है, ये नियोजोइक एरा से संबंधित है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, आपको ध्यान रखना है क्या कि ये प्रश्न रिपीट होते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए, ये दिसंबर 2012 में और जून 2012 में भी रिपीट हुआ है। ठीक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखिएगा। और एग्जाम में जियोमॉर्फोलॉजी से संबंधित ये जो हम लोग 260 क्वेश्चंस को देखेंगे, एक भी क्वेश्चंस यहाँ से बाहर जाने वाले नहीं हैं। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एकरूपतावाद के सिद्धांत का मुख्य संकेत क्या है?
यानी जो एकरूपतावाद है उसका मेन जो इंडिकेशन है वो क्या है? तो ऑप्शन है आपके सामने, भूगर्भिक कालों है, सॉरी कानों नहीं, भूगर्भिक कालों में जलवायु समरूप रही है, वर्तमान भूत की कुंजी है, भूगर्भिक काल में हिमनद सदैव महत्वपूर्ण रहे हैं, या भूगर्भिक कालों में भू आकृतिक प्रक्रम आज की तरह समान गहनता से कार्य करते रहे हैं। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो एकरूपतावाद अभी हम लोगों ने देखा था कि वर्तमान भूत की कुंजी है, इसका जो मेन इंडिकेटर है वो यही है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण। और अब का जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन सब ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं। ठीक है, स्टेटमेंट एक तरफ दे देगा, एक तरफ आप उसका रीजन दे देगा। तो इसको हम लोग देखते हैं। आपका स्टेटमेंट है, कथन है, स्थल रूपों की जटिलता सरलता की अपेक्षा अधिक मिलती है। क्वेश्चंस को समझिएगा, स्थल रूपों की जटिलता सरलता की अपेक्षा अधिक मिलती है। अब कारण है क्यों? क्योंकि स्थल रूपों के उद्भव में संरचना की प्रमुख भूमिका होती है। ठीक है, स्थल रूपों की संरचना की प्रमुख भूमिका होती है स्थल रूपों के उद्भव में, यानी ओरिजिन में। ठीक है, तो क्या होगा करेक्ट आंसर? दोनों तो बात सही है। ठीक है, कि स्थल रूपों की जटिलता जो है वो सरलता के अपेक्षा अधिक देखने को मिलता है। जितनी सिंप्लिसिटी हमारे लैंडफॉर्म्स में देखी जाती है उससे कहीं ज़्यादा आपको उसका जो जटिलता है वो देखने को मिलता है। ठीक है, ठीक है। अब स्टेटमेंट के बाद यहाँ रीजन है कि स्थल रूपों के उद्भव में, यानी जो हमारा लैंडफॉर्म्स है उसका इवोल्यूशन में, ओरिजिन में संरचना की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, ये भी इस बात सही है। लेकिन क्या स्थल रूप के उद्भव में संरचना की महत्वपूर्ण भूमिका होती है इसलिए स्थल रूपों की जटिलता सरलता की अपेक्षा अधिक होती है? ऐसा नहीं है। ठीक है, तो दोनों सही है लेकिन व्याख्या इसका नहीं कर रहा है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन जो एक्सप्लेनेशन है वो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चंस को समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह विचार किसने दिया कि एक ह्यूम युग था, आइस एज था, जिसके दौरान उत्तरी यूरोप का अधिकांश हिस्सा हिमाच्छादित था। ठीक है, अब ये किसने कहा था कि एक समय एक आइस एज था और उस पीरियड में जो उत्तरी यूरोप है उसका मैक्सिमम जो पोर्शंस है वो बर्फ़ से ढका था। ये स्टेटमेंट किसका है? ऑप्शन है आपके सामने, W.M. डेविस, लुई अगासिज, W. पेंक और A.C. रैमसे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लुई अगासिज। अब लुई अगासिज ने ये हिम युग के बारे में तो बता दिया, अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि जो उत्तरी यूरोप का जो हिम एज के बारे में लुई अगासिज ने बताया तो वो आइस एज कौन कौन सा था। ठीक है, जो नॉर्थ यूरोप में आइस एज आया था उसका भी कुछ पीरियड रहा है, तो कौन कौन से पीरियड रहा है और उसको किस किस नाम से जाना जाता है, और ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है, उसका ऑर्डर पूछा गया है। ठीक है, तो इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। ठीक है, कि जो लुई अगासिज ने नॉर्थ यूरोप में जो आइस एज के बारे में बताया है तो कौन कौन से आइस एज थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अब देखिए जो कॉन्सेप्ट है, अब जो क्वेश्चंस आएंगे वो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के आंतरिक संरचना से संबंधित अब आपको यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पूछा गया है कि मेंटल के ऊपरी भाग जिसके ऊपर की परपट्टी प्लवन करती है को कहा जाता है? बैरिस्फीयर, मोहोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, स्थेनोस्फीयर। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, स्थेनोस्फीयर। जैसे सियाल सीमा के ऊपर तैर रही है, ठीक है, सियाल सीमा के ऊपर तैर रही है, तो जो सियाल सीमा के ऊपर तैर रही है तो किसके ऊपर है वो? तो यही वो स्थेनोस्फीयर है जिसके ऊपर सियाल तैर रही है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
कोनार्ड विच्छिन्नता निम्नलिखित में से किसके बीच पाई जाती है? अब देखिए, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ से यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना से किस प्रकार के और कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब जो डिसकंटिन्यूटी है, यहाँ से क्वेश्चंस हर बार आपको देखने को मिल ही जाएंगे। तो ऑप्शन ए है आपको आपके सामने, बाहरी और भीतरी कोर के बीच, सियाल और सीमा के बीच, सीमा और नीफे के बीच, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। सियाल और सीमा के बीच आपको जो कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुटेनबर्ग असंततता किसके बीच पाई जाती है? परपट्टी और प्रवार के बीच, प्रवार और क्रोड के बीच, ऊपरी क्रोड और निचला क्रोड के बीच, ऊपरी प्रवार और निचला प्रवार के बीच। तो जो गुटेनबर्ग असंततता है, ठीक है, जो गुटेनबर्ग असंततता है ये आपको देखने को मिल जाएंगे प्रवार और क्रोड के बीच। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहोरोविक असंततता यानी मोहो डिसकंटिन्यूटी किनके बीच सीमा निर्माण करती है? ऑप्शन ए है महाद्वीपीय शेल्फ और महासागरीय पटल, ऑप्शन बी है दुर्बलता मंडल और स्थल मंडल, ऑप्शन सी है परपट्टी और ऊपरी प्रवार, ऑप्शन डी है कोर और प्रवार के बीच। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परपट्टी और ऊपरी प्रवार के बीच। और यहाँ से एग्जाम में हर बार आपको एक ना एक क्वेश्चंस मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पूछा गया है बेसाल्टी सागर परपट्टी का घनत्व है कितना? ऑप्शन ए है 2.65 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन बी है 2.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन सी है 2.90 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन डी है 3.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जो हमारा बेसाल्टी सागर परपट्टी है यानी ओशन का जो सरफेस है उसका जो डेंसिटी है वो आपको 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब की डेंसिटी से देखने को मिल जाएंगे, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहो आसंतत्व किसके किसके बीच पाया जाता है? ठीक है, तो अभी इसके पहले भी हम लोगों ने देखा था, क्वेश्चंस पूछा गया है परपट्टी और प्रवार, प्रवार और क्रोड, प्रवार और बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, परपट्टी और प्रवार के बीच जो डिसकंटिन्यूटी पाया जाता है उसी को हम लोग मोहो असंतत्व कहते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है और एक तरफ रीजन है। ठीक है, अब स्टेटमेंट में है स्थल मंडल स्थेनोस्फेयर जो उसके नीचे स्थित है, दबाव की स्थिति में व्यवहार में अंतर के आधार पर विभेदित किया जा सकता है। ठीक है, कारण है स्थल मंडल कठोर है किंतु स्थेनोस्फीयर लचीले बहाव के लिए सक्षम है। अब क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर जो एनटीए ने माना था वो ऑप्शन नंबर सी को माना था। ठीक है, यानी ए सही है और आर गलत है, लेकिन हमारे हिसाब से इसका आंसर बी होना चाहिए। दोनों सही है लेकिन जो एक्सप्लेनेशन है वो नहीं कर रहा है। ठीक है, एनटीए ने इसका आंसर सी माना है, अब पता नहीं ये सही है या गलत है, लेकिन हमारे हिसाब से इसका करेक्ट आंसर बी होना चाहिए। ठीक है, तो एक बार देख लीजिएगा इस क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नतिलंब के संदर्भ में नति की दिशा में हमेशा निम्नलिखित में से किस कोण पर होती है? ठीक है, नतिलंब के संदर्भ में नति की दिशा हमेशा निम्नलिखित में से किस कोण पर होती है? आपके सामने है ऑप्शन ए न्यून कोण पर, ऑप्शन बी अधिक कोण पर, ऑप्शन सी सम कोण पर और ऑप्शन डी है ऋजु कोण पर। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सम कोण पर। जो नतिलंब है वो हमेशा समकोण पर होता है, यानी 90 डिग्री पे होता है। ठीक है,
ये 90 डिग्री पे ही होता है, जो आपका नतिलंब होता है वो हमेशा समकोण पर ही होता है, 90 डिग्री पर होता है। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वलन में दोनों किनारे समानांतर होने के साथ साथ एक दूसरे के क्षैतिज भी हो तो यह किस प्रकार के वलन का उदाहरण है? ऑप्शन ए है आपके सामने सममिति, दूसरा है शयान, तीसरा है विवृत और चौथा है समवृत्त। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शयान वलन। ठीक है, यदि किसी वलन के दोनों किनारे समानांतर होने के साथ साथ एक दूसरे के क्षैतिज हो जाता है तो इसको हम लोग शयान वलन के नाम से जानते हैं। ठीक है, जब फोल्ड को हम लोग पढ़ेंगे तब उसमें और अच्छे से समझेंगे उसको क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थल मंडलीय पट्टिकाओं के रचनात्मक उपांत को निम्नलिखित में से किसके द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन है यूराल पर्वत, बी है मैरिना खाई, सी है सिंधु गंगा मैदान और डी है मध्य अटलांटिक कटक। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? अब रचनात्मक उपांत पूछ रहा है यानी कंस्ट्रक्टिव मार्जिन पूछ रहा है प्लेट का। तो यूराल पर्वत, स्वाभाविक सी बात है कि जब दो प्लेटों के आमने सामने जब टक्कर होगा तभी किसी माउंटेन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये तो विनाशात्मक हो गया, रचनात्मक उपांत नहीं हुआ। अब ट्रेंच है तो ट्रेंच में ऐसी कोई बात होती नहीं है। प्लेन्स है सिंधु गंगा का मैदान, तो ये तो डिपॉजिट के कारण होता है, जमाव के कारण होता है अवसादों के। अब है मिड अटलांटिक रीच यानी मध्य अटलांटिक कटक। तो मध्य अटलांटिक कटक में क्या होता है कि दो प्लेटें इस प्रकार के एक दूसरे के विपरीत दिशा में आपका मूव कर रही है और यहाँ जो बीच में मैग्मा निकल रहा है, ठीक है, ये क्या कर रहा है? नए क्रस्ट का निर्माण कर रहा है। और जब भी किसी नए क्रस्ट का फॉर्मेशन होता है तभी वो जो मार्जिन प्लेट है, प्लेट मार्जिन, वो कंस्ट्रक्टिव मार्जिन ऑफ प्लेट कहलाता है यानी संरचनात्मक प्लेट कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मध्य अटलांटिक कटक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ से आपका क्वेश्चन इंडोजेनेटिक यानी आंतरिक बल से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, विवर्तनिक बल के कारण निम्नलिखित में से किस लक्षण का निर्माण होता है? टेक्टोनिक फोर्स के कारण किसका निर्माण होता है? हैंगिंग वैली, यू आकार घाटी, ब्लाइंड वैली यानी अंध घाटी या फिर रिफ्ट वैली यानी जिसको हम लोग रिफ्ट वैली भ्रंश घाटी कहते हैं। ठीक है, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो विवर्तनिक बल के कारण पूछ रहा है यानी टेक्टोनिक फोर्स के कारण रिफ्ट वैली का निर्माण होता है। ठीक है, ये जो ब्लाइंड वैली है ये कास्ट रीजन से संबंधित है। ठीक है, यू शेप्ड वैली जो है वो ग्लेशियर रीजन से संबंधित है, हैंगिंग वैली भी आपका ग्लेशियर रीजन से संबंधित है। तो जो टेक्टोनिक फोर्स है उसके कारण रिफ्ट वैली का निर्माण होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनत शैल पर क्षैतिज रेखा की दिशा को कहा जाता है? अब आनत शैल पर क्षैतिज रेखा की दिशा को क्या कहा जाता है? ये है आपका आनत शैल और इस पर क्षैतिज रेखा की दिशा को क्या कहा जाता है? नतिलंब, नति, अपनति, मुक्त फलक क्या कहा जाता है? तो इसे हम लोग नतिलंब कहते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाता है? नतिलंब। और ये हमेशा क्या होता है, कौन से एंगल पे होता है? तो हम लोग देखे थे 90 डिग्री एंगल पे समकोण की स्थिति में होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब यहाँ मैच करना है, सुमेलित करना है, जो कि एक तरफ आपका फोर्स दिया हुआ है और एक तरफ आपका बल दिया हुआ है। ठीक है, यानी फोर्स है और एक तरफ इसका सोर्स है। तो कौन सा सोर्स से कौन सा बल उत्पन्न होता है उसको आपको मैच करना है। तो आपको थोड़ा सा टाइम देते हैं, आप पहले खुद मैच करके देखिए, उसके बाद हम इसको मैच करते हैं। ओके, अब ऐसे प्रश्नों को आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, स्थिर होके करना होगा, स्थिर माइंड से होके करना होगा। ठीक है, तो एक तरफ आपका दिया हुआ है फोर्स, ठीक है, और एक तरफ है आपका इसका सोर्स। तो मैच करते हैं हम लोग।
अब देखते हैं हम लोग मैच करके। तो आपको इमेजिन करना है और सोचना है कि जो ज्वारीय शक्ति यानी जो ज्वार का कॉन्सेप्ट है, इसमें किसका इफेक्ट होता है। तो ज्वार का इफेक्ट होता है आपका पृथ्वी के रोटेशन से, ठीक है। तो यहाँ आपका जो बी का हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, ठीक है। अब बी का 4 किस में है, तो बी का 4 आपका डी में है, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं घर्षण को, ठीक है। तो घर्षण के कारण ही क्या होता है, पृथ्वी की जो स्थलाकृति होती है उसमें आपको विभिन्नता देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो सी का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब देखते हैं प्रतिरोधक, ठीक है। प्रतिरोधक, तो पृथ्वी का जो घनत्व है ये प्रतिरोधक से रिलेटेड है। हालांकि जब इसको आप डिटेल में पढ़ेंगे तभी ये चीज़ आपको समझ में आएगी, अदरवाइज नहीं, ठीक है। अब बच गया ए अन्योन क्रिया। तो अन्योन क्रिया स्थैतिक अवस्था से संबंधित होता है, ए का 3। तो इस प्रकार आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट है, ठीक। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आनत सेल्स स्तर पर क्षैतिज रेखा की दिशा को क्या कहा जाता है। अभी हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस को किया है, अपनति, नति, अभिनति या लतिलंब। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नतिलंब, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बल अभिनति रचना के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन ए है भूपर्पटीय भ्रंशन, बी है भूपर्पटीय रिफ्टिंग, सी है भूपर्पटीय संपीड़न और डी है भूपर्पटीय धसाव। अब यहाँ देखिए पूछ रहा है अभिनति रचना के लिए उत्तरदायी, ठीक है। अभिरचना के लिए उत्तरदायी कौन सा है, तो अभिरचना के लिए उत्तरदायी यहाँ हो जाएगा भूपर्पटीय संपीड़न, ठीक है। अभिनति और एक अपनति होता है, तो जब तक ये अभिनति और अपनति में संपीड़न नहीं होगा, कंप्रेस फोर्स काम नहीं करेगा, तब तक ये पॉसिबल ही नहीं है कि अभिनति और अपनति का कॉन्सेप्ट आ जाए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समान प्रक्रिया को नहीं दर्शाता है, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके सामने पटल विरूपण, वलन, अपसल्कन और आवलन। क्वेश्चंस को पढ़िएगा, समान प्रक्रिया को नहीं दर्शाता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपसल्कन। पटल विरूपण, वलन और आवलन ये तीनों समान प्रक्रिया से जुड़ी हुई हैं, जबकि जो एक्सफोलिएशन है अपसल्कन है ये तीनों से अलग है, ओके। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस क्रिया की वजह से निम्नावलन पैदा होता है, ठीक है। क्वेश्चंस को देखिएगा, अब यहाँ से जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो फोल्ड से मिलेंगे, ठीक है, वलन से। तो कौन सी क्रिया की वजह से निम्नावलन पैदा होता है, परपट्टी विभंजन, परपट्टी मुड़ना, निमज्जन या उन्मज्जन। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परपट्टी का मुड़ना, ठीक है। मुड़ने के कारण ही निम्नावलन पैदा होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अत्यधिक वलन के परिणाम स्वरूप होता है विलोमभ्रंश, भूसन्नत, नापे का निर्माण या विखंडित ब्लॉक। तो अत्यधिक जब वलन हो जाता है उससे नापे का निर्माण होता है, ठीक है, नापे का निर्माण। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब प्रतिकूल दिशा में अंतर्जनित बल क्षितिजीय रूप से कार्य करते हैं जिसके कारण दबाव और तनाव पैदा होते हैं और परिणामतः एक बड़ी गुंबदाकार आकृति के स्थल रूप का निर्माण होता है, तो इसको क्या कहा जाता है, वलीकरण, भ्रंशीकरण, दरारीकरण या संवलीकरण, ठीक है। तो क्या होगा इसका सही ऑप्शन, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है संवलीकरण, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सैन एंड्रियाज भ्रंश निम्नलिखित में से किसका घोतक है, किसका एग्जाम्पल है। बेनी ऑफ जोन, पट्टिका का रचनात्मक मार्जिन यानी कंस्ट्रक्टिव मार्जिन, प्लेट का डिस्ट्रक्टिव मार्जिन या प्लेट का कंजर्वेटिव मार्जिन। तो क्या होगा करेक्ट आंसर,
तो जो सैन एंड्रियाज फ्रांस है, ये प्लेट का कंस्ट्रक्टिव मार्जिन को इंडिकेट करता है, दिखाता है, रचनात्मक मार्जिन को दिखाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कैलिफोर्निया में सैन एंड्रियाज फ्रांस, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। कैलिफोर्निया में सैन एंड्रियाज फ्रांस पटल सीमा और पटल गतियों के निम्नलिखित प्रकारों में से किसका उदाहरण है? फिर से वही आ गया, अब लेकिन ऑप्शन यहाँ चेंज है आपका। वामावर्त गति के साथ रूपांतरित सीमा, दक्षिणावर्त गति के साथ रूपांतरित सीमा, वामावर्त गति के साथ अपसारी सीमा और दक्षिणावर्त गति के साथ अभिसारी सीमा। तो कैलिफोर्निया में जो सैन एंड्रियाज फ्रांस है वो किसका एग्जाम्पल है? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणावर्त गति के साथ ट्रांसफॉर्म बाउंड्री का ये घोतक है, ठीक है, इसका एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट उसी से रिलेटेड है, सैन एंड्रियाज फ्रांस क्या है? रूपांतरित फ्रांस है, अपसारी फ्रांस है, प्रसारी फ्रांस है या फिर निमज्जनकारी फ्रांस है? तो ये ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है, रूपांतरित फ्रांस है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भ्रंश रेखा कगार का दृढ़ अनुमानिक है? क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंश रेखा कगार का दृढ़ अनुमानिक है? तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? अध्यारोपित प्रवाह, बार बार आने वाले बड़े भूकंप, स्क्रैप के साथ चिन्हित वास्तविक भ्रंश तल, और ऑप्शन डी है चट्टान रोध और स्थलाकृतिक रूप के बीच कमजोर सहसंबंध। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, चट्टान रोध और स्थलाकृतिक रूप के बीच कमजोर जो सहसंबंध होता है वो भ्रंश फॉल्ट यानी भ्रंश रेखा कगार यानी फॉल्ट लाइन स्कार्प कहलाता है, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। अब फिर कथन और कारण का है, कथन आपको पढ़ना है और कथन में आपका दिया हुआ है अपसरण पट्टिका मार्जिन के फलस्वरूप व्याख्या है, ठीक है, कथन क्या है? अपसरण पट्टिका मार्जिन के फलस्वरूप व्याख्या है। कारण है संरचनात्मक पट्टिका मार्जिन के फलस्वरूप निर्मित होता है, ठीक है, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोनों सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दृढ़ रूप में अनुमानित भ्रंश सक्रिय कगार है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दृढ़ रूप से अनुमानित भ्रंश कगार है? अब ऑप्शन है आपके सामने, भ्रंश के पार अध्यारोपित अपवाह, शैल प्रतिरोध और स्थलाकृतिक रूप के बीच दुर्बल सहसंबंध, बारंबार तीव्र भूकंप या कगार के सहारे अभिनिर्धारित वास्तविक भ्रंश समतल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, बारंबार तीव्र भूकंप, ठीक है, जो दृढ़ रूप से अनुमानित भ्रंश सक्रिय कगार। अब यहाँ देखिएगा, इसी से पकड़ाएगा आपका सक्रिय कगार से, यानी जो एक्टिव है, तो जब कहीं भी बार बार भूकंप आएगा तभी तो एक्टिव होगा, तो ये ध्यान रखना आपको, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट आपका है फिर मैच द फॉलोइंग। आप सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है, ठीक है, आप इसको पहले मैच कर लीजिए, उसके बाद हम इसको मैच करेंगे, ठीक है। अब वीडियो को पॉज करके अपना मैच करके आंसर देख लीजिएगा। हम इसको पहले मैच करते हैं, ठीक। तो जो सामान्य भ्रंश है, ठीक है, इसका जो डिफिनेशन होता है वो आपको जब दो शैल खंडों का विपरीत दिशाओं में विस्थापन होता है तब इसको हम लोग नॉर्मल फॉल्ट कहते हैं, ठीक है। जब दो शैल खंडों का विपरीत दिशा में विस्थापन होता है तब इसको हम लोग नॉर्मल फॉल्ट कहते हैं, ठीक। जब दो शैल खंडों का एक दूसरे की ओर संचालन होता है
तब इसको हम लोग उत्क्रम भ्रंश कहते हैं। ठीक है, जब विपरीत दिशा में होगा तब तो नॉर्मल फॉल्ट बनेगा, लेकिन जब दो शैलखंडों का एक दूसरे की ओर संचलन होगा, अपोजिट नहीं बल्कि ये भी साइल इधर आ रहा है, ये भी इधर आ रहा है, तब ऐसे में हम लोग उत्क्रम, जो फॉल्ट का निर्माण होगा वो उत्क्रम निर्माण होगा। देन है पार्श्व भ्रंश। तो भ्रंश तल के सहारे शैलखंड का क्षैतिज संचलन ही पार्श्व भ्रंश कहलाता है। यानी कोई शैल है, ठीक है, कोई दो प्लेट है, अब ये दोनों प्लेटों की जो मूवमेंट है, ठीक है, एक का मूवमेंट इस तरफ, एक का मूवमेंट इस तरफ, अब इस मूवमेंट के कारण जो यहाँ फॉल्ट का निर्माण होगा वो आपका पार्श्व भ्रंश कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेज भ्रंश। तो जब भ्रंश श्रृंखलाओं का ढालाव उसी दिशा में होता है तो इसको हम लोग स्टेज भ्रंश कहते हैं। तो इस प्रकार आपका जो ऑप्शन नंबर ए है, एक का एक, दो का दो, तीन का तीन, चार का चार, ये करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, दो सामान्य भ्रंशों के बीच उत्थित संकराखंड कहलाता है, क्या कहलाता है? ग्रैबेन, हॉस्ट, मोनोक्लाइन, अपनतिक। तो क्या है? दो सामान्य भ्रंशों के बीच उत्थित संकराखंड, जैसे ये आपके सामने है, ठीक है। अब दो सामान्य भ्रंश है ये, और इसके बीच में आपका एक उठा हुआ खंड है, तो ये क्या कहलाएगा? तो इसको हम लोग हॉस्ट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? हॉस्ट। ऊपर वाला को हॉस्ट कहते हैं और जो नीचे धंसा हुआ रहता है उसको ग्रैबेन कहते हैं। ओके, तो ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल सागर इनमें से किसका एक उदाहरण है? जो रेड सी है वो किसका उदाहरण है? अभिनति घाटी का, ज्वालामुखी संरचना का, भ्रंश घाटी का, अपरदित घाटी का। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ये भ्रंश घाटी का उदाहरण है लाल सागर। ओके, और ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। अब आपके सामने प्लेट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। नाजका प्लेट किस दिशा में बढ़ रहा है? ऑप्शन है आपके पास पूरब की ओर, पश्चिम की ओर, दक्षिण की ओर या उत्तर की ओर। तो जो नाजका प्लेट है ये आपका पूर्व की दिशा की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, अब नाजका प्लेट को आप देखिएगा, जब एटलस देखिएगा तो उसमें कि कहाँ पे है, तो आपको अमेरिका के आसपास देखने को मिलेगा, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के आसपास। तो इसका जो मूवमेंट है वो आपको पूरब दिशा की ओर देखने को मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्लेट का दूसरे प्लेट के नीचे खिसकने की प्रक्रिया को जाना जाता है अभिवहन, अवनयन, अभिसरण या फिर संवहन। तो किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम लोग अवनयन के नाम से जानते हैं। ठीक है, मान लिया जाए कि कोई दो प्लेट है, ठीक, कोई दो प्लेट है। अब ये दो प्लेटों में एक दूसरे के नीचे जो भारी प्लेट है वो नीचे सबडक्ट करेगा। ठीक है, अब जब सबडक्ट करेगा तो ये जो रगड़ खाते हुए यहाँ जो प्लेट सबमर्ज हो रहा है वो बेनी ऑफ जॉन में जाके पिघल जाएगा, और पिघलने के बाद क्या होता है, ज्वालामुखी विस्फोट का, यहाँ ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण करता है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग अवनयन कहते हैं। ठीक है, सबडक्शन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फिर मैच द फॉलोइंग है आपके सामने, तो इसको मैच करना है। एक तरफ आपका प्लेट का नाम दिया हुआ है, एक तरफ उसका डायरेक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर आपका ध्यान सही होगा तो आप मैच कर लेंगे। तो अभी हम लोगों ने नाजका प्लेट का जो डायरेक्शंस देखा था वो कहाँ देखा था? पूरब की ओर। तो डी का तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, डी का ऑप्शन नंबर ए, तो डी का ऑप्शन नंबर ए एक ही में है, तो यहाँ से तो पकड़ा गया। ठीक है, फिर भी देख लेते हैं हम लोग। अब सी का दो, जो प्रशांत महासागर ये प्लेट है इसका डायरेक्शन पश्चिम की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब देखेंगे कोकोस प्लेट का, तो ये कोकोस प्लेट है वो उत्तर पश्चिम की ओर खिसक रहा है। ठीक है, उत्तर पश्चिम की ओर खिसक रहा है, और जो इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट है ये उत्तर की ओर खिसक रहा है। तो इस प्रकार जो आपका ऑप्शन नंबर बी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक अगर
ध्यान में है तो आपका बाकी क्वेश्चंस भी पकड़ा जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वतों में से किसका निर्माण एक महासागरीय और एक महाद्वीपीय प्लेट के अभिसरण से हुआ है? ऑप्शन है आपके सामने यूराल, आल्प्स, एंडीज और अप्लेसियन। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंडीज। ठीक है, जब आप एंडीज पर्वतमाला का विस्तार देखेंगे, ठीक है, तो एक तरफ आपका एंडीज पर्वतमाला का विस्तार है और इसके आपके पूरब की ओर महाद्वीप है और इसके पश्चिम की तरफ महासागर है। तो महाद्वीप और महासागर के बीच जो प्लेट मार्जिन्स के कारण जो पर्वत का निर्माण हुआ है वो है आपका एंडीज। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विवर्तनिक बलों के कारण निम्नलिखित में से किसका निर्माण होता है? यानी टेक्टोनिक फोर्स के कारण, ठीक है, किसका निर्माण होता है? तो फॉल्ट यानी भ्रंश घाटी का, निलंबी घाटी का, अध्यारोपित घाटी का या पूर्ववर्ती घाटी का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भ्रंश घाटी का। ठीक है, भ्रंश घाटी का निर्माण कैसे होता है? तो जब दो प्लेटें, ठीक है, या कोई एक स्थलखंड, सपोज आपको इस तरह समझाते हैं, एक ये स्थलखंड है, ठीक है, अब इस स्थलखंड में ये क्या हुआ कि अपोजिट डायरेक्शन में ये मूवमेंट इसका होना शुरू हो गया। अब जब ये खिंचाएगा, प्लेट अगर खिंचाएगा इस प्रकार, तो क्या होगा, इसमें फॉल्ट पड़ जाएगा, दरार पड़ जाएगा। अब ये इधर खिसक गया और ये इधर खिसक गया, तो बीच में जो वैली का निर्माण होगा यही आपका फॉल्ट है, यानी भ्रंश घाटी है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समुद्र अधस्थल विस्तार की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? यानी सी फ्लोर स्प्रेडिंग, डब्ल्यू.जे. मॉर्गन, टूजो विल्सन, ली पिचोन, हैरी हेस। तो ये आसान क्वेश्चन था, हैरी हेस इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका निर्माण विवर्तनिक शक्तियों के परिणाम स्वरूप होता है? हैंगिंग वैली, वी आकार वाली घाटी, रिफ्ट वैली, अंधी घाटी। अभी हम लोगों ने जस्ट ऐसे क्वेश्चंस को किया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा रिफ्ट वैली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लॉरेंसिया का भाग था? ठीक है, अब आपके सामने क्वेश्चन है, ऑप्शन है आपका अनातोलिया प्लेट, चीनी प्लेट, ईरानी प्लेट और है एजियन प्लेट। तो लॉरेंसिया का कौन सा भाग था ये आपको बताना है। ठीक है, जब हमारी पृथ्वी शुरू में जब इसका विखंडन हुआ था, तो ये उत्तर की ओर लॉरेंसिया और दक्षिण की ओर गोंडवाना लैंड था। ठीक है, तो लॉरेंसिया में कौन कौन से प्लेट थे और गोंडवाना में कौन कौन से प्लेट थे? तो अनातोलिया प्लेट, ठीक है, चीनी प्लेट, ईरानी प्लेट और एजियन प्लेट। इसमें जो आपका आंसर है, ये चीनी प्लेट जो है ये लॉरेंसिया का भाग था। ठीक है, बाकी अनातोलियन, ईरानी और एजियन प्लेट ये आपका लॉरेंसिया का भाग नहीं था। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कगार या खाई प्रवण कब प्रकट होता है? ठीक है, क्वेश्चन है कगार या खाई प्रवण कब प्रकट होता है? तो ऑप्शन है आपके सामने, जब भूखंड समस्तरी रूप से खिसक जाता है, जब भूखंड ऊर्ध्वाधर रूप से खिसक जाता है, जब भूखंड जलाक्रांति के कारण खिसक जाता है, या जब भूखंड मानव के हस्तक्षेप के कारण चलायमान हो जाता है। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? तो कगार कब बनेगा? जब इसका हॉरिजेंटली डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, तभी तो स्कार्प बनेगा, कगार बनेगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किसके उद्गम और अवस्थिति को स्पष्ट करने में सहायक नहीं है? अब यहाँ स्पष्ट करने में सहायक नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, यानी जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, इस थ्योरी के माध्यम से किसको हम लोग स्पष्ट नहीं कर सकते हैं? तो भूकंप को कर सकते हैं, पर्वत निर्माण को भी हम लोग कर सकते हैं, समुद्री धारा को नहीं कर सकते, प्रमुख समुद्री तल के छलन को भी कर सकते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा समुद्री धाराएं। यानी जो समुद्री धाराएं हैं
इसका कोई लेना देना नहीं पृथ्वी के आंतरिक संरचना से या जो प्लेट विवर्तनिकी है इसके माध्यम से, ठीक है। तो इसको हम लोग प्लेट विवर्तनिकी के माध्यम से स्पष्ट क्लियर नहीं कर सकते। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, नाजका प्लेट स्थित है कहाँ पे? तो दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में, दक्षिण अमेरिका के पूरब में, उत्तरी अमेरिका के पूरब में, उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में। क्या होगा करेक्ट आंसर? एटलस खोल के देखिएगा, ठीक है। वैसे हम बता देते हैं कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है। दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में जो नाजका प्लेट है वो दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में स्थित है, ठीक है। जब आप दक्षिण अमेरिका को देखेंगे तो इस जगह पे आपका नाजका प्लेट आपको देखने को मिल जाएगा जो पूरब दिशा की ओर गतिशील है। अब आज का लास्ट क्वेश्चन है असर्शन और रीजन का। समुद्री तली महाद्वीपीय तली से कम पुरानी होती है। ताली नहीं, तली है जो सरफेस है वो। तो समुद्री तली जो सी का सरफेस है वो कॉन्टिनेंट के सरफेस से पुरानी होती है, ठीक है। कथन है कम घनत्व वाली तथा फलस्वरूप उत्प्लावक होने के कारण समुद्री तली सबडक्शन जोन में मेंटल में धकेली नहीं जाती है। अब क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ए सही है परंतु आर गलत है। मेंटल में सबडक्शन जोन में धकेली यहाँ नहीं जाती, जबकि ये गलत है, धकेली जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। यही था आज का हमारा एक जियोमॉर्फोलॉजी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसके ऊपर एक टॉपिक। आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर हमारा टेलीग्राम चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर वहाँ से नहीं जुड़ सकते हैं तो आप टेलीग्राम में सर्च कीजिएगा JRF/NET/PGT ज्योग्राफी, आपको चैनल आ जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये PDF उसी टेलीग्राम चैनल में आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, जहाँ से आप डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेसन में लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।